INM यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो इम्पोर्टेंट घटनाक्रम है। जी हाँ फ्रेंड्स, 1885 ईस्वी से लेकर के 1947 ईस्वी तक का जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम है उनको हम लोग आज एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे। और देखिए, ये जो 1885 से 1947 ईस्वी तक का घटनाक्रम है, इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड करके आज एक सेशन में हम लोग कवर करेंगे। देखिए, पहला पार्ट हम लोग कवर करेंगे उदारवादी चरण यानी कि नरमपंथी विचारधारा 1885 से 1905 तक। फिर दूसरा चरण होगा उग्रवादी चरण यानी कि गर्मपंथी विचारधारा 1905 से 1919 ईस्वी तक। और तीसरा चरण है आपका गांधीवादी चरण यानी कि 1919 से 1947 ईस्वी तक। सबको हम लोग आज एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, इसीलिए सेशन इम्पॉर्टेंट है। धैर्यपूर्वक और ध्यानपूर्वक इसको देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति 1885 से 1947। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण और ये 1885 से 1905 ईस्वी तक है। उसके बाद हम लोग द्वितीय चरण को डिस्कस करेंगे और फिर तृतीय चरण, जो कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। चलिए ध्यानपूर्वक सेशन को देखिएगा। देखिए, भारत में राष्ट्रीय आंदोलन का प्रारंभ 1885 ईस्वी से माना जाता है और तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो 1885 में। सब कुछ यहाँ पर आपको डिटेल में मिलेगा। ठीक है ना, बस आपको ध्यानपूर्वक इस सेशन को देखना है। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण की मुख्य घटना 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना थी। क्लियर ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि इसका प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 को, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो है ये 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को बम्बई स्थित गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे ये व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी कि WC बनर्जी थे। याद रखेंगे, ठीक है ना। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो एओ ह्यूम थे। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। इनका पूरा नाम है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है ना। यह एक प्रशासनिक अधिकारी, राजनीतिक सुधारक और ब्रिटिश भारत में शौकिया पक्षी विज्ञान थे। और इनको एओ ह्यूम को जो है हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, इसको आप ध्यान रखेंगे। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापकों में से एक थे। हालांकि वह कांग्रेस के जन्मदाता था, परंतु उसने कभी भी इसकी अध्यक्षता नहीं किया। यानी कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उसकी किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने नहीं किया था। और जो पहला अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता WC बनर्जी ने किया था, अभी हमने देखा भी था, उसमें टोटल 72 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। इसे भी आप ध्यान रखेंगे। देखिए, कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में 72 सदस्यों ने हिस्सा लिया था। यहाँ पर दिया भी गया है। एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे थे। प्रश्न बन सकता है, तो आपको याद रखना है एओ ह्यूम कांग्रेस के महामंत्री पद पर 1885 से 1907 ईस्वी तक बने रहे थे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको बिहार स्पेशल हिस्ट्री ज्योग्राफी कवर कराया हुआ है। चलिए, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। मैंने प्लेलिस्ट भी इनका बना दिया है, आप चैनल पर चले जाइए और प्लेलिस्ट ओपन करके सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पिता एओ ह्यूम को कहा जाता है और कांग्रेस नेताओं ने अपने मांगे मनवाने के उद्देश्य से ब्रिटेन में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में 1887 ईस्वी में जो है भारतीय सुधार समिति की स्थापना किया था। भारतीय सुधार समिति की स्थापना 1887 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कहाँ पर? ब्रिटेन में किया गया था। इसे आप ध्यान रखिएगा। 1888 में विलियम डिग्बी की अध्यक्षता में लंदन में ब्रिटिश कमेटी ऑफ इंडिया की स्थापना किया गया था। ये सब आपको न्यू पॉइंट होंगे, लेकिन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि 1885 में कांग्रेस की स्थापना के बाद इस एक ऐसे गुट का प्रभाव बढ़ा जिसे उदारवादी गुट कहा जाता है। उदारवादी चरण आपने पढ़ा भी होगा और उग्रवादी चरण। ठीक है ना, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा आपका। देखिए, उदारवादियों में जो प्रमुख नेता थे ये दादा भाई नौरोजी थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, फिरोज शाह मेहता थे, गोविंद रानाडे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर दीनशाह वाचा, गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय इत्यादि और भी लोग थे। और देखिए, उदारवादियों का उद्देश्य संवैधानिक तरीके से भारत को स्वतंत्रता दिलाना था और अंग्रेजी शासन की जो न्यायप्रियता में इन उदारवादियों की घोर आस्था थी। चलिए, उदारवादी नेता अपने मांगे, प्रतिवेदनों, प्रार्थना पत्रों एवं शिष्टमंडलों के द्वारा सरकार के सम्मुख रखते थे। कांग्रेस के उग्रवादी नेताओं ने उदारवादी नेताओं की इस लचीलेपन व्यवहार के कारण इसे राजनीतिक भिक्षावृत्ति कहा है। ठीक है।
और देखिए 1885 में कांग्रेस प्रथम अधिवेशन में पारित मांगों को विनम्र निवेदन के साथ प्रत्येक अधिवेशन में दोहराती रही। कांग्रेस के उदारवादी नेताओं के आंशिक दबाव के परिणाम स्वरूप 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा निर्वाचित स्थानीय निकायों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाले प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे ये आपके बदरुद्दीन तैयब जी थे, क्लियर। और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष जो थे ये जॉर्ज यूल थे। ये आपको याद होगा 1888 और 1887 याद रखेंगे आप, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा कि लोक सेवा आयोग की स्थापना, भारत और इंग्लैंड में एक साथ परीक्षा कराने का सहमति, भारतीय व्यय की समीक्षा हेतु बेलबाई आयोग, कौन सा बेलबाई आयोग की नियुक्ति तथा 1892 ईस्वी का भारतीय परिषद अधिनियम इस चरण यानी कि 1885 से 1905 के राष्ट्रीय आंदोलन की प्रारंभिक उपलब्धियां थी। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिए अब आ गया आपका दूसरा चरण। दूसरा चरण आपका 1905 से लेकर के 1919 तक है। फिर आपका 1919 से 1947 तक तीसरा चरण है, जिसको कि गांधी युग भी कहा जाता है। चलिए अब यहाँ पर दूसरा चरण है, बड़ा इंपॉर्टेंट है दूसरा चरण और तीसरा चरण, पढ़िए। देखिए राष्ट्रीय आंदोलन के इस चरण को नव राष्ट्रवाद अथवा उग्रवाद के उदय का काल माना जाता है। अभी हम लोग उदारवाद पढ़ रहे थे, अब आ गया उग्रवाद। देखिए उसी समय स्वदेशी आंदोलन तथा क्रांतिकारी आतंकवाद का सूत्रपात हुआ था। कांग्रेस के गर्मपंथी नेताओं में प्रमुख थे लाल, बाल और पाल, याद रखिएगा। लाल यानी कि आपका लाला लाजपत राय, बाल बाल गंगाधर तिलक और पाल बिपिन चंद्र पाल, और अरविंद घोष का भी नाम साथ साथ याद रखेंगे, ठीक है ना। भारत में उग्रवाद के उदय का श्रेय बाल गंगाधर तिलक को दिया जाता है और इन्होंने उग्र राष्ट्रीय चेतना के विकास में धार्मिक रूढ़िवाद का आश्रय लिया। बाल गंगाधर तिलक ने 1894 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 ईस्वी में शिवाजी महोत्सव बंबई में प्रारंभ किए थे। गणपति महोत्सव और शिवाजी महोत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है ना। देखिए स्वराज स्वदेशी बहिष्कार का नारा सर्वप्रथम तिलक ने ही दिया था। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स कि उग्रवादी नेताओं का विश्वास था कि भीख मांगने से कभी स्वतंत्रता नहीं मिल सकती है, उसके लिए स्वावलंबन, संगठन और संघर्ष की आवश्यकता होती है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के तृतीय चरण में लाल, बाल, पाल उग्रवाद के 3 प्रमुख स्तंभ कहलाते थे दूसरे चरण में, ठीक है ना। भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात 1897 ईस्वी में महाराष्ट्र से हुआ था और राष्ट्रीय आंदोलन के द्वितीय चरण में क्रांतिकारी आतंकवाद के प्रमुख केंद्र बंगाल, पंजाब और महाराष्ट्र थे। ये पॉइंट याद रखिएगा, भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का सूत्रपात जो है कहाँ से हुआ था? तो महाराष्ट्र से हुआ था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा फ्रेंड्स अगला है हमारा पॉइंट कि इस चरण में क्रांतिकारियों ने तिलक द्वारा दिए गए नारे अनुनय, विनय नहीं अपितु योत्साह को अपना आदर्श घोषित किया था, ठीक है। ये आप नारा याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए बंगाल विभाजन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 1905 में हुआ था। यहाँ हम जानेंगे कि बंगाल में राष्ट्रीय चेतना को नष्ट करने के उद्देश्य से लॉर्ड कर्जन ने जो है 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन का निर्णय की घोषणा किया था और फाइनली 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन प्रभावी हुआ था। बंगाल विभाजन के विरोध में जो है कांग्रेस द्वारा 7 अगस्त 1905 को, ये डेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है स्वदेशी आंदोलन की घोषणा किया था और साथ ही साथ बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कब हुई थी? तो 7 अगस्त 1905 को ये प्रश्न बनता है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 16 अगस्त 1905 को ही संपूर्ण बंगाल में कांग्रेस द्वारा शोक दिवस आयोजित किया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र के पत्र संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था। नया पॉइंट आपको मिला, ठीक है ना, याद रखिएगा। संजीवनी में 1905 में प्रस्तुत किया गया था कृष्ण कुमार मित्र के पत्र में। उसके बाद देखिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन को उग्रपंथी नेता बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय तथा अरविंद घोष ने पूरे देश में फैलाया था। बहिष्कार आंदोलन के अंतर्गत न केवल विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया गया अपितु स्कूलों, अदालतों, उपाधियों एवं सरकारी नौकरियों इत्यादि का भी बहिष्कार किया गया था। बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो ये आपका एंड्रयूज हेंडरसन था या एंडरसन, दोनों तरीके से याद रखिएगा। सर एंड्रयूज हेंडरसन लीथ फ्रेजर था। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए बंगाल विभाजन के विरोध में हुए प्रारंभिक आंदोलन का नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी जी ने किया था। किसने किया था? बंगाल विभाजन के विरोध में जो स्टार्टिंग में आंदोलन हुआ था उसका नेतृत्व सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था।
बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं का बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। बंगाल विभाजन का मुख्य कारण हिंदू और मुसलमानों को विभाजित करना था। फूट डालो और राज करो, ठीक है ना। उसके बाद देखिए, आंध्र प्रदेश के जो डेल्टा क्षेत्र थे, डेल्टा इलाके थे, वहां पर स्वदेशी आंदोलन को वंदे मातरम आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है। 1911 में दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। दिल्ली दरबार हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, और वहां पर जो है बंगाल विभाजन रद्द किया गया था और राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित किया गया था। हालांकि दिल्ली राजधानी बनी थी 1912 में, लेकिन स्थानांतरित करने की घोषणा किया गया था कब? 1911 में, जो दिल्ली दरबार हुआ था, ठीक है ना, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, स्वदेशी आंदोलन को लोकमान्य तिलक ने पूरे देश में, अजीत सिंह और लाला लाजपत राय ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो अजीत सिंह और लाला लाजपत राय। ये प्रश्न बनता है। उत्तर प्रदेश में सैयद हैदर रजा, और उत्तर प्रदेश में इन्होंने किया था, और दिल्ली में सैयद हैदर रजा ने किया था, और मद्रास प्रेसिडेंसी में चिदम्बरम पिल्लई ने किया था। मद्रास प्रेसिडेंसी वाला पूछा जाता है तो चिदम्बरम पिल्लई याद रखिएगा। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन स्वदेशी आंदोलन से जुड़े थे। प्रश्न अगर बन जाए कि स्वदेशी आंदोलन से कौन सा विदेशी पत्रकार जुड़ा था, तो याद रखिएगा H.W. नेविन्सन, ठीक है। स्वदेशी आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था, और स्वदेशी आंदोलन में जो नारे लगाए गए थे, वंदे मातरम का, विभाजन नहीं चाहिए और बंगाल एक हो, ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद देखिएगा मुस्लिम लीग की स्थापना। ये आपको पता है कि 1 अक्टूबर 1906 को आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल ने शिमला में वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिलकर के मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था की मांग किया था। और ढाका के नवाब सलीमुल्लाह के नेतृत्व में 30 दिसंबर 1906 को ढाका में जो है एक बैठक आयोजित किया गया था, और वहीं पर मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को। 1908 ईस्वी में अमृतसर में हुए मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग किया गया था, और इस मांग की पूर्ति शीघ्र ही 1909 ईस्वी में भारतीय परिषद अधिनियम, जिसको कि मार्लिमेंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है, उसी के द्वारा हुई थी, ठीक है। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां थे, याद रखेंगे। और 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन कराची में हुआ था। मुस्लिम लीग का हेडक्वार्टर लखनऊ में था। 1908 में इसकी एक शाखा लंदन में सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, कामागाटू मारू एक जहाज था, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। चलिए उसके बारे में जानते हैं। देखिए, कामागाटू मारू प्रकरण 1 नवंबर 1913 ईस्वी को गद्दर अखबार का पहला अंक प्रकाशित हुआ, जो उर्दू में था। किस में था? उर्दू में था। भाषा याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और 9 दिसंबर 1913 से गुरुमुखी में छपने लगा था। गद्दर के प्रत्येक अंक के पहले पृष्ठ पर छपता था अंग्रेजी राज का कच्चा चिट्ठा, ठीक है। उसके बाद देखिए, कामागाटू जो प्रकरण था, कामागाटा मारू, ये 1914 ईस्वी में घटित हुआ था। दरअसल ये जहाज था। क्या था कामागाटा मारू? एक जहाज था, जिसको कि बाबा गुरुदत्त सिंह ने 1914 में किराए पर लिया था। और ये जो जहाज था कामागाटा मारू, 26 दिसंबर 1914 को जो है कलकत्ता बजबज एक जगह है, वहाँ पर ये पहुँचा था, ठीक है ना। और इस प्रकरण के अंतर्गत 1914 में भारतीय के कनाडा प्रवेश के लेकर के कुछ भारतीयों पर लगे प्रतिबंधों के विरुद्ध आंदोलन हुआ था, और आंदोलन के नेताओं ने शोर कमेटी की स्थापना किया था। नेताओं में जो प्रमुख थे, ये बलवंत सिंह थे, हुसैन रहीम थे, सोहन लाल पाठक थे, ठीक है ना। और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में गुरदीप सिंह ने जलपोत किराए पर लेकर के कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा, गुरुदत्त सिंह। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907, कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ था। सूरत फूट के नाम से भी जाना जाता है इसको। देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ साथ कांग्रेस के उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के मतभेद व्यापक हो रहा था, और ये मतभेद हो रहा था स्वदेशी आंदोलन को चलाने के तरीकों को लेकर के, जिसके परिणाम सब 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सूरत अधिवेशन में कांग्रेस जो है उदारवादी और उग्रवादी दो गुटों में विभाजित हो गई थी। 1907 में सूरत अधिवेशन में उग्रवादियों द्वारा पास कराया गया प्रस्ताव स्वदेशी बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वशासन के प्रयोग को लेकर के कांग्रेस में पहला विभाजन हो गया था। 23 दिसंबर 1912 में लॉर्ड हॉर्डिंग पर दिल्ली में बम फेंका गया था, जिसमें भाई बाल मुकुंद को फांसी दिया गया था। इस तरह का प्रश्न पूछा गया था। अभी पूछा गया था कि जनरल यरस्ट, ठीक है ना, की हत्या तो ये चापेकर बंधु ने किया था। ये प्रश्न बना था टीआरई में, तो ये मैं आपको करवा दूंगा। जितने भी क्रांतिकारी थे और उनको फांसी किस लिए दिया गया था, किस घटना से वे संलिप्त थे, ये सब मैं आपको इसी सेशन में करवाऊंगा।
आप धैर्यपूर्वक देखिए इसको। चलिए उसके बाद देखिए, अब आता है कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में। राष्ट्रीय आंदोलन की उग्रता के साथ उदारवादी नेताओं और उग्रवादी नेताओं के मतभेद, ये मैंने करा दिया, ठीक है ना, ये शायद 2 बार रिपीट हो गया है। हाँ, यहाँ पर ये बाल मुकुंद को फांसी दिया गया था, ये वाला हो गया। अब आ गया लखनऊ पैक्ट। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, आपको पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखेंगे कि 1915 में मोहम्मद अली जिन्ना के व्यक्तिगत प्रयास से बंबई में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के अधिवेशन शांत हुए थे, और मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा नियुक्त समितियों ने मिलकर के एक संयुक्त योजना बनाई जो 1916 ईस्वी के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में स्वीकृत हो गई, और यही योजना कांग्रेस लीग योजना यानी कि लखनऊ पैक्ट कहलाती है। लखनऊ पैक्ट के द्वारा कांग्रेस ने पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जो कालांतर में कांग्रेस की भयंकर भूल सिद्ध हुई थी। उग्रवादी एवं उदारवादी के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने, नाम याद रखिएगा, इन दोनों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना और बाल गंगाधर तिलक कांग्रेस लीग समझौता में भूमिका निभाए थे। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में महात्मा गांधी जी से ही राजकुमार शुक्ल मिले थे, और यहाँ पर इन्होंने जो चंपारण में, जो बिहार में चंपारण है, वहाँ पर जो नील कृषक थे उनकी दयनीय दुर्दशा की तरफ गांधी जी का ध्यान आकृष्ट किया था और उनको चंपारण आने का निमंत्रण दिया था। प्रश्न बना था कि जो आपका ये चंपारण जो आपका नील वाला जो ये दुर्दशा थी, इस पर जो है किस अधिवेशन में ध्यान आकृष्ट किया गया था, तो यही लखनऊ अधिवेशन है, याद रखिएगा। अब आगे आपका होम रूल लीग 1916। सर्वप्रथम आयरलैंड में आयरिश नेता रेडमाउंट के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी, और देखिए 1916 का लखनऊ अधिवेशन होम रूल लीग के सदस्यों के लिए अपनी ताकत दिखाने का एक अच्छा अवसर था, अच्छा मौका था। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक के द्वारा महाराष्ट्र होम रूल लीग की स्थापना किया गया था, जिसका केंद्र पूना था। और देखिए एनी बेसेंट के द्वारा 1916 में ही सितंबर में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना किया गया था। इस चीज़ को आप दोनों पॉइंट को ध्यान रखेंगे। एस सुब्रमण्यम अय्यर एनी बेसेंट की होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित थे। कौन? एस सुब्रमण्यम अय्यर। क्लियर? ये एनी बेसेंट के होम रूल से संबंधित थे। एनी बेसेंट ने अपने दैनिक पत्र न्यू इंडिया और कॉमनविल, यहाँ पर कॉमनवेल्थ नहीं होगा, कॉमनविल होगा, ठीक है ना, साप्ताहिक पत्र कॉमनविल, यहाँ मैं लिख देता हूँ, ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर हुआ होगा, कॉमनविल, ठीक है, कॉमनविल द्वारा होम रूल आंदोलन का प्रचार किया था। पूछा जाता है कि एनी बेसेंट की पत्रिका, तो आपका न्यू इंडिया और कॉमनविल याद रखिएगा। देखिए बाल गंगाधर तिलक के पत्र केसरी, जो कि मराठा में था, मराठी भाषा में था, और मराठा जो था ये अंग्रेजी में था, ये दोनों केसरी और मराठा ने भी इस आंदोलन के प्रचार में अग्रणी कार्य किया था। यह आपका दूसरा चरण भी समाप्त हो गया। अब आता है यहाँ से तीसरा चरण, जो कि VVI है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये तीसरा चरण, ज़्यादातर प्रश्न यहीं से देखने को मिलते हैं। 1919 से 1947 तक का ये काल है, और इसे गांधी युग के नाम से भी जाना जाता है तीसरा चरण को। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, तृतीय चरण, गांधीवादी युग के नाम से जाना जाता है। 9 फरवरी 1915 को गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका से इंडिया आए थे, और मोहनदास करमचंद गांधी ने गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु बनाया था। महात्मा गांधी जी 1893 में जो है एक गुजराती व्यापारी थे दादा अब्दुल्ला, इन्हीं के मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में गए थे, और वहाँ पर ये 21 वर्ष रहे थे। भारत वापसी के समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार की युद्ध के प्रयासों में सहायता किया था। फलतः ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कैसर हिंद से सम्मानित किया था। गांधी जी डरबन से प्रिटोरिया तक रेलवे द्वारा प्रथम श्रेणी के डिब्बों में यात्रा के क्रम में मेरिट्सबर्ग जो है, ठीक है ना, एक जगह है पीटर मेरिट्सबर्ग, नाम है पीटर मेरिट्सबर्ग, वहाँ पर गांधी जी को जो है श्वेत लोगों के द्वारा ट्रेन से नीचे फेंका गया था। और 1904 में इन्होंने जो है फिनिक्स आश्रम की स्थापना किया था डरबन में। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता है, इसे ही रामराज्य कहते हैं। गांधी जी का जन्म देख लीजिएगा, आपको पता है 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था, और 13 वर्ष की आयु में कस्तूरबा गांधी के साथ इनका विवाह हुआ था। गांधी जी द इनर टेम्पल लंदन से बैरिस्ट्री का प्रशिक्षण लिया था, और रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से काफ़ी ये प्रभावित हुए थे, ठीक है। इस पुस्तक के अनुसार व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में ही निहित है। इसी आधार पर सर्वोदय की अवधारणा का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए फ्रेंड्स कि गांधी जी ने भारत वापस आने पर 1916 में अहमदाबाद के समीप साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किया था। 1917-18 ईस्वी के दौरान गांधी जी ने चंपारण किसान आंदोलन, खेड़ा किसान आंदोलन 1918, चंपारण 1917, खेड़ा 1918, अहमदाबाद जो मजदूर आंदोलन था 1918 में, इनका सफल नेतृत्व किया था।
चंपारण में गांधी जी के साथ राजेंद्र प्रसाद थे, मजहरुल हक, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, जेबी कृपलानी। ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद रखिए। ये चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के सहयोगी रहे थे। चंपारण सत्याग्रह के अन्य नेता भी थे ब्रजकिशोर प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह और शंभू शरण वर्मा। राजकुमार शुक्ल का भी नाम आप याद सकते हैं, राजेंद्र प्रसाद का नाम दिया ही गया है। ठीक है। अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में अनुसुईया साराभाई ने गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, सारे के सारे एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। देखिए, खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल, नरहरि पारिक, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास थे। भारत का पहला असहयोग आंदोलन खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है, चलो उसके बाद देखिएगा कि धर्मनिरपेक्ष लेखकों में गांधीवादी विचारधारा को थोरो रस्किन और टॉल्स्टॉय ने सबसे अधिक प्रभावित किया था, ये राइटर थे। और देखिए, अब आया रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी। थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ, रॉलेट एक्ट लिखा गया है 1919। और रॉलेट एक्ट के बारे में आपको पता ही है, इसको जो है काला कानून कहा जाता है। चलिए पढ़ते हैं इसको। क्रांतिकारी राष्ट्रवादी भावनाओं को कुचलने के लिए 1918 ईस्वी में गठित सर रॉलेट समिति की सिफारिशों के आधार पर जो है आपका 1919 ईस्वी में केंद्रीय विधान परिषद के द्वारा एक विधेयक पारित किया गया था, जिसे रॉलेट एक्ट दिया गया था। और इस एक्ट के द्वारा अंग्रेजी सरकार जिसको चाहे जब तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रख सकती है। यह कानून जनता की सामान्य जो स्वतंत्रता था उस पर प्रत्यक्ष जो है आपका कुठाराघात था, उस पर प्रतिबंधित कर रहा था, जो स्वतंत्रता है उसको। और इसी कारण जो है भारतीय जनता ने इसको काला कानून कह करके कटु आलोचना किया था। ठीक है, उसके बाद देखिएगा कि द अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता है। याद रखिएगा, अनार्किकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को ही क्या कहा जाता है, रॉलेट एक्ट कहा जाता है। ठीक है, रॉलेट एक्ट के विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। किसने? स्वामी श्रद्धानंद ने। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट की आलोचना करते हुए सत्याग्रह करने का निश्चय किया और सत्याग्रह सभा गठित किया था। 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी के अनुरोध पर पूरे देश में हड़तालों का आयोजन हुआ था और सरकार ने गांधी जी के पंजाब और दिल्ली में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया था। 9 अप्रैल 1919 को गांधी जी के दिल्ली में प्रवेश करते ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और इससे क्या हुआ, जनता में आक्रोश बढ़ गया था। उसके बाद क्या हुआ, गांधी जी को बम्बई ले गया था, वहां पर उनको रिहा किया गया था, परंतु आक्रोश जनता का कम नहीं हुआ और जालियांवाला की घटना घटित हो गई। रॉलेट एक्ट के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजहरुल हक इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से त्यागपत्र दे दिए थे। नया पॉइंट मिला आपको। ठीक है ना। देखिए, जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में घटित हुआ था बैसाखी के दिन। वैसाखी के दिन ये प्रश्न बना था इस पर, बैसाखी के दिन याद रखिएगा। ठीक है ना। देखिए फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग का नरसंहार जो था ये मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के नाम से विशेषीकृत किया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में जगह जगह पर पंजाब में जनसभाएं आयोजित की जा रही थी और इस दौरान सरकार ने पंजाब के लोकप्रिय नेता जो थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचली और डॉक्टर सत्यपाल, इनको गिरफ्तार कर लिया था और इन्हीं की गिरफ्तारी की विरोध करने के लिए, ठीक है ना, 13 अप्रैल 1919 को एक जनसभा अमृतसर में जालियांवाला बाग में आयोजित किया गया था। अमृतसर के फौजी कमांडर जनरल डायर ने इस सभा को घेर करके निहत्थी भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। इस हत्याकांड के संदर्भ में सरकारी रिपोर्ट के अनुसार 10 मिनट तक हुई गोलीबारी में लगभग 400 व्यक्ति मारे गए थे और 2000 लोग घायल हो गए थे। इस हत्याकांड ने राष्ट्र की सोई हुई जो आत्मा थी उसको झकझोर दिया था और राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा परिवर्तित कर दिया था। इस हत्याकांड के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि भी त्याग दिया था। वायसराय की कार्यकारिणी के जो सदस्य थे शंकरन नायर, इन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया था। शंकर नायर या शंकरन नायर याद रखिएगा। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। और इस हत्याकांड के विरुद्ध बढ़ते जन असंतोष से भयभीत सरकार ने लॉर्ड हंटर की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था, जिसको कि हंटर कमीशन यानी कि हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। हंटर आयोग की रिपोर्ट के अनुसार जनरल डायर के कृत्य को वैध ठहराया गया था, लीगल ठहराया गया था। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटेन और उसके सहयोगियों के द्वारा जो तुर्की था वहाँ पर काफ़ी अत्याचार ने मुसलमानों के एक वर्ग को गहरा आघात पहुँचाया था और उसके परिणाम स्वरूप 1919 में जो है अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का गठन किया गया था। अंग्रेज के विरुद्ध खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था। खिलाफत आंदोलन भारतीय मुसलमानों द्वारा ब्रिटेन के खिलाफ तुर्की के समर्थन में हुआ था। याद रखिएगा, खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। हिंदू और मुसलमानों की संयुक्त बैठक जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था 23 नवंबर 1919 में। भारत के मुसलमान तुर्की के सुल्तान को खलीफा मानते थे
और प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन ने वचन दिया था कि वे तुर्की को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने तुर्की का विघटन करने का निश्चय किया। गांधी जी असहयोग चलाने की सलाह दी है। खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में इस सलाह को स्वीकार कर लिया और गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने के लिए और साथ साथ असहयोग आंदोलन चलाने के लिए भी तैयार कर लिए गए, ठीक है ना। और देखिए नवंबर 1919 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के साथ दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन हुआ था, जिसमें गांधी जी को सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। खिलाफत समिति के सदस्य शौकत अली, मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसरत मोहानी और डॉक्टर अंसारी थे। हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दिया था, ठीक है ना, याद रखिएगा। हाजिक उल मुल्क की जो पदवी थी एक हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान त्याग दिया था। खिलाफत और असहयोग की घटना पर एचेंसन ने कहा कि हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। 31 अगस्त 1920 का दिन खिलाफत दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है ना। उसके बाद देखिएगा कि असहयोग आंदोलन अब यहाँ पर 1 अगस्त 1920 से 12 फरवरी 1922 ईस्वी तक असहयोग आंदोलन का संचालन स्वराज की मांग को लेकर के हुआ था। और 1920 में नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव चित्तरंजन दास ने प्रस्तावित किया था, ठीक है। पॉइंट नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में, ये भी इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में हुए कलकत्ता कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में ही गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव पारित करवाया था। गांधी जी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन जो है असहयोग आंदोलन को माना जाता है, ठीक है। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ किया गया था। शिक्षा संस्थाओं का असहयोग आंदोलन में के समय सर्वाधिक बहिष्कार बंगाल में हुआ था, ठीक है। देखिए इस आंदोलन के दौरान अनेक वरिष्ठ वकीलों जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल, ये सब नाम आप याद रखिएगा। सी राजगोपालाचारी, सैफुद्दीन किचलू, अरुणा असफ, टी प्रकाशम और राजेंद्र प्रसाद थी। इन्होंने न्यायालयों का बहिष्कार कर इस आंदोलन में भागीदारी इन्होंने अपना दिया था। देखिए इस आंदोलन के दौरान गांधी जी ने अपनी जो कैसर हिंद की उपाधि थी उसको लौटा दिया था, वापस कर दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवड़ा जेल में बंद किया गया था। 17 नवंबर 1921 को प्रिंस ऑफ वेल्स के भारत आगमन पर संपूर्ण भारत में सार्वजनिक हड़ताल का आयोजन किया गया था। सरकार का दमन चक्र भी आंदोलनकारियों को रोक नहीं पाया। अंततः सरकार ने कांग्रेस और खिलाफत कमेटी पर प्रतिबंध लगाते हुए अली बंधुओं और पंडित मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, लाला लाजपत राय, मौलाना आज़ाद, इन सबको गिरफ्तार कर लिया। देखिए फरवरी 1922 में गांधी जी ने वायसराय को एक पत्र लिख करके धमकी भी दिया था कि यदि 1 हफ्ते के अंदर सरकार की उत्पीड़न नीतियाँ वापस नहीं ली गई तो व्यापक सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। और इस घटना से गांधी जी अत्यंत आहत हो गए। और देखिए ये 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन की समाप्ति की घोषणा किया था। दरअसल चौरा चौरी के कांड से ये काफ़ी आहत हुए थे, ठीक है ना। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। 4-5 फरवरी 1922 को ये आपका चौरा चौरी कांड हुआ था। कांग्रेस के सदस्य जो असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे मोहम्मद अली जिन्ना थे, एनी बेसेंट और बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है, याद रखिएगा। आंदोलन समाप्त होते ही सरकार 10 मार्च 1922 ईस्वी को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया और असंतोष भड़काने के अपराध में 6 वर्ष की कैद की सजा दिया गया था। उसके बाद देखिए 5 नवंबर 1920 को ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अधिवेशन में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू करने के 1 वर्ष के भीतर स्वराज प्राप्ति का लक्ष्य भी लिया था, नारा भी दिया था इन्होंने। बाल गंगाधर तिलक ने असहयोग आंदोलन के समर्थन दिया, परंतु आंदोलन के प्रथम दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। जिस दिन स्टार्ट हुआ था ना उसी दिन, ठीक है। और वह इसका परिणाम नहीं देख सके थे। चौरी चौरा की घटना के समय गांधी जी बारदोली में सामूहिक सत्याग्रह द्वारा सविनय आंदोलन को प्रारंभ करने तैयार कर रहे थे। 5 फरवरी 1922 का जो चौरा चौरी स्थान है, ठीक है ना, वहीं पर यह घटना हुई थी, जिससे गांधी जी जो है काफ़ी दुखी हो गए थे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पुलिस को रोकना चाहा, लेकिन जनता क्रोध में आकर के थाने में आग लगा दिया था। असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों के लिए जलाए जाने पर रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी जी को लिखा कि यह एक निष्ठुर बर्बादी है। 1925 में एम.एन. रॉय के द्वारा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया गया था। 1922 में भारत में जो है इलाहाबाद में सिविल सेवा परीक्षा की शुरुआत हुई थी। स्वराज पार्टी का गठन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, ठीक है ना। यहाँ पर देख सकते हैं 1923 में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था स्वराज पार्टी की स्थापना। स्वराज पार्टी का उद्देश्य था कांग्रेस के अंदर रहकर के चुनावों में हिस्सा लेना और विधान परिषद में स्वदेशी सरकार के गठन की मांग उठाना तथा मांगों के न मानने पर विधान परिषद की कार्रवाई में बाधा पहुंचाना।
सितंबर 1923 में दिल्ली में मौलाना आज़ाद के नेतृत्व में हुए कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में स्वराज पार्टी को मान्यता प्रदान किया गया था, ठीक है ना। और स्वराज पार्टी की राजनीति के फलस्वरूप भारतीयों को सर्वप्रथम सांसद बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। 1925 में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, विट्ठल भाई पटेल ने केंद्रीय विधानमंडल में इनको चुना गया था, ठीक है ना, जो कि स्वराजियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। 1923-24 में नगर पालिकाओं और स्थानीय निकायों के में जो चुनाव हुए थे उनमें इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुई थी। कलकत्ता के मेयर चित्तरंजन दास, अहमदाबाद के मेयर विट्ठल भाई पटेल, पटना के मेयर राजेंद्र प्रसाद, इलाहाबाद के मेयर पंडित जवाहरलाल नेहरू निर्वाचित हुए थे। देखिए 16 जून 1925 को चित्तरंजन दास की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। 16 जून 1925 को CR दास की मृत्यु हो जाने से स्वराज पार्टी शिथिल होने लगी थी और स्वराजवादियों के असफल होने पर कांग्रेस की वागडोर पुनः गांधी जी के पास आ गई। श्रीनिवास आयंगकर, ठीक है, NC केलकर, ये सब आप याद रखेंगे, मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी के संस्थापक थे और ये स्वराज दल के अन्य सदस्य भी थे, नेता भी थे। मॉन्टेग्यू घोषणा के संबंध में कांग्रेस में विघटन हुआ और इस बार उदारवादियों ने कांग्रेस छोड़कर के अखिल भारतीय उदारवादी संघ, इंडियन लिबरल फेडरेशन, ठीक है ना, इसका स्थापना किया था। देशबंधु चित्तरंजन दास ने कहा कि स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए। किसने कहा था? CR दास ने कहा था, ठीक है। चलिए 1922 में गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिए जाने के पश्चात देश में राजनीतिक गतिविधियों के अभाव में उत्साही नवयुवक निराशा से पुनः क्रांतिकारी गतिविधियों को उन्मुख हुए और इस दौर में क्रांतिकारी आंदोलन दो धाराओं में विकसित हुई थी, एक पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार और दूसरा बंगाल में, ठीक है। उसके बाद देखिए उत्तर भारत की क्रांतिकारी नेताओं में सत्येंद्र नाथ सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी चर्चित रहे थे। अक्टूबर 1924 में सत्येंद्र सान्याल, रामप्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आज़ाद जो थे, इन्होंने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन HRA की स्थापना किया था। फिर देखिए इस संस्था के द्वारा 9 अगस्त 1925 को उत्तर रेलवे के लखनऊ सहारनपुर संभाग का जो काकोरी नामक है जगह है, वहाँ पर जो 8 टाउन ट्रेन पर जो है डकैती किया था। खजाना इन्होंने लूट लिया और यह घटना काकोरी कांड के नाम से चर्चित है। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा थोड़ा सा छोटा है बट मैं पढ़ करके बता देता हूँ। सरकार ने काकोरी कांड के षड्यंत्र में शामिल जो क्रांतिकारी थे उनको अभियुक्त बनाया था। इसमें रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को फांसी दिया गया था, ठीक है ना। ये पूछा जाता है फांसी किसको दिया गया था, तो रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन लाल और राजेंद्र लाहिड़ी को। इस कांड से जो आपका HRA संस्था था उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। फिर चंद्रशेखर आज़ाद के नेतृत्व में सितंबर 1928 में दिल्ली का फिरोज शाह कोटला मैदान था, वहाँ पर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी। साइमन कमीशन के विरोध के समय लाला लाजपत राय पर लाठियों से प्रहार करने वाला जो पुलिस अधीक्षक था सैंडर्स, 30 अक्टूबर 1988 को भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राजगुरु के द्वारा उसकी हत्या कर दिया गया था, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के 2 सदस्य भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय विधानमंडल में बहस के दौरान बम फेंका, जिसका उद्देश्य सरकार को आतंकित करना था। विधानमंडल में बम फेंकते समय पहली बार भगत सिंह ने इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। उसके बाद देखिएगा उसके बाद क्या हुआ कि हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के एकमात्र बचे सदस्य चंद्रशेखर आज़ाद को भी 1931 में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुआ था अल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में, ये वीरगति को प्राप्त हुए थे। इस प्रकार से उत्तर भारत में HRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधि का सदैव के लिए अंत हो गया। बंगाल में सुरेशन ने इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना किया था, ठीक है। सुरेशन ये संस्था चटगांव में सक्रिय थी और इसमें और सदस्य थे अनंत सिंह, अंबिका चक्रवर्ती, प्रीतिलता वाडेकर, ठीक है ना, प्रीतिलता वाडेकर का नाम याद रखेंगे, गणेश घोष, कल्पना घोष। 16 फरवरी 1933 को राजद्रोह के आरोप में सुरेशन को बंदी बना लिया गया था और 12 फरवरी 1934 को उनको फांसी दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने क्रांतिकारियों का भयंकर दमन किया, जिसके फलस्वरूप 1932 ईस्वी तक क्रांतिकारी आंदोलन बिखर गया। अब यहाँ पर देखिए भारत के जो महान शहीद हैं, भारत माता के सपूत, एक बार उनके बारे में यहाँ पर जान लेंगे, चूंकि प्रश्न बना था, ठीक है ना। ये वाला प्रश्न बना था, आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर आइए, ये देखिए, यही चापेकर बंधु था ना, लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या, आपका TRE 3.0 जो रद्द हो गया था उसमें पूछा गया था। तो जितने भी क्रांतिकारी हैं यहाँ पर उनके बारे में जान लीजिए। सबसे पहले खुदीराम बोस, आपको पता है 1908 में
आपका जो मुजफ्फरपुर का सेशन जज किंग्सफोर्ड था, उसकी गाड़ी पर बम फेंका गया था। खुदीराम बोस थे और प्रफुल्ल चाकी थे। खुदीराम बोस को फांसी दिया गया था 11 अगस्त 1908 को और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया गया। राजेंद्र लाहिड़ी दक्षिणेश्वर बम कांड तथा काकोरी जो आपकी डाक गाड़ी डकैती कांड थी, उस सिलसिले में गिरफ्तार हुए थे और इनको 1927 में 17 दिसंबर के दिन गोंडा के जेल में फांसी दिया गया था। रामप्रसाद बिस्मिल मैनपुरी षड्यंत्र और काकोरी कांड का योजनाकार, इसी कांड में इनको बंदी भी बनाया गया था काकोरी कांड में, और 19 दिसंबर 1927 को गोरखपुर जेल में इनको फांसी दिया गया था रामप्रसाद बिस्मिल जी को। अशफाक उल्ला खान, आपका ये जो काकोरी डकैती थी इसमें बंदी बनाया गया था और 19 दिसंबर 1927 को फैजाबाद जेल में इनको फांसी दिया गया था। उधम सिंह, जिन्होंने माइकल ओ डायर को हत्या किया था, इन्होंने, ठीक है ना, लंदन में जाकर के गोली मारा था 13 मार्च 1940, याद रखिएगा, और इनको 31 जुलाई 1940 को फांसी दिया गया था। भगत सिंह सैंडर्स की हत्या और अप्रैल 1929 में जो केंद्रीय विधानसभा था वहाँ पर बम फेंकने के सिलसिले में इनको गिरफ्तार किया गया था और सैंडर्स हत्या केस में इनको मौत की सज़ा सुनाई गई थी। 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था इनको, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए चंद्रशेखर आज़ाद। आपको पता है कि काकोरी जो आपकी ट्रेन डकैती थी, इसका मुख्य अभियुक्त और अंग्रेजी सरकार ने इन्हें जिंदे या मुर्दा पकड़ने के लिए 30,000 रुपये का पुरस्कार की घोषणा किया गया था। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में ये शहीद हुए थे 1931 27 फरवरी। मास्टर अमीन चंद्र, इनको कहा जाता है दिल्ली षड्यंत्र के प्रमुख क्रांतिकारी थे और वायसराय लॉर्ड हार्डिंग की हत्या करने के आरोप में इनको जो है बंदी बनाया गया था। 1915 में जो है इनके 4 साथियों के साथ इनको फांसी दी गई थी 8 मई 1915 को। उसके बाद देखिए अवध बिहारी बोस, ये भी आपके दिल्ली षड्यंत्र केस और लाहौर बम कांड के आरोपी थे और इनको जो है फरवरी 1914 ईस्वी में बंदी बनाया गया था। 8 मई 1915 को इनको फांसी दिया गया था। दामोदर चापेकर, ठीक है ना, ये चापेकर बंधु थे। इन्होंने प्लेग कमिश्नर रैंड और लेफ्टिनेंट यरस्ट की हत्या के सिलसिले में अपने भाइयों के साथ इनको गिरफ्तार किया गया था और इनको जो है फांसी दिया गया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं 18 अप्रैल 1898 को। फिर इनके भाई बालकृष्ण चापेकर को जो है 12 मई 1899 को, वासुदेव चापेकर को 8 मई 1899 को, ठीक है ना। मदन लाल ढींगरा, इन्होंने करजन वायली की हत्या किया था। तो ये सब याद रखिएगा। वासुदेव बलवंत फड़के, यहाँ पर देखिए एक सशस्त्र सेना बनाकर के ब्रिटिश सरकार के विरोध के कारण इनको जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। करतार सिंह सराबा, गदर पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता और लाहौर सैनिक षड्यंत्र के नेता, ठीक है ना, ये सब आप याद रखेंगे। अनंत कन्हारे, नासिक में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, नासिक में जो आपका जैक्सन का हत्या हुआ था इसी में ये अभियुक्त बनाए गए थे और 19 अप्रैल के दिन इनको फांसी दिया गया था। सुभाष चंद्र बोस, ठीक है ना, इनके बारे में यहाँ पर आप देख सकते हैं 1945 में इनकी वायुयान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। हालांकि इसका कोई अभी प्रमाण नहीं मिला है ठोस। विष्णु गणेश पिंगल 1915 23 मार्च विस्फोटक बमों के साथ गिरफ्तार किए गए थे। ब्रजकिशोर चक्रवर्ती, मिदनापुर के जिला मजिस्ट्रेट बर्ज पर गोली चलाने के आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया था। कुशाल कुंवर, ब्रिटिश सैनिक गाड़ी को पटरी से उतारने के संदेह में इनको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद देखिएगा यहाँ जगन्नाथ सिंधे, ठीक है ना, सोलापुर में थाने पर हमले हुआ था, वहाँ पर इनको अभियुक्त बनाया गया था। सूर्य सेन मास्टरदा, ठीक है, इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सूर्य सेन को जो है आपको 1930 ईस्वी में चिटगांव स्थित ब्रिटिश शस्त्रागार पर आक्रमण में भाग लेने के कारण गिरफ्तार किया गया था इनको, ठीक है। और 12 जनवरी 1934 को इन्हें फांसी पर लटका दिया गया था। लाला लाजपत राय, साइमन कमीशन का विरोध किया था और पुलिस जो था सैंडर्स, आपको याद होगा, लाठी के प्रहार से इनकी जो है मृत्यु हो गई थी। चलिए उसके बाद देखिए अब आया आपका साइमन कमीशन 1927, भारत में प्रशासनिक सुधार की जांच कर अपेक्षित सुधार के लिए रिपोर्ट देने के लिए 1919 में जो आपका 1919 का जो भारत सुधार अधिनियम था, जिसको कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है, उस एक्ट के अनुसार 1927 में सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया था जिसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको व्हाइटमैन कमीशन कहा गया था। 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था 3 फरवरी के दिन। लॉर्ड इरविन के सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था। साइमन कमीशन की नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन की पूछताछ के लिए किया गया था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया। उसके बाद देखिएगा कि जहाँ तहाँ यह आयोग गया वहाँ यह इसका विरोध किया गया और काले झंडे इसको दिखाए गए थे।
1928 में साइमन कमीशन के विरोध प्रदर्शन में पुलिस की लाठी की चोट से घायल लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। साइमन कमीशन ने आपका मई 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, जिसका आधार पर लंदन के गोलमेज सम्मेलन में विचार विमर्श हुआ था। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में साइमन कमीशन विरोधी आंदोलन ने सक्रिय राष्ट्रीय आंदोलन के निर्णायक दौर में पहुंचा दिया था। नेहरू रिपोर्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। साइमन कमीशन का बहिष्कार करने के लिए लॉर्ड वर्कनहेड ने भारतीयों को संविधान बनाने की चुनौती दिया था। कहा था इसने कि भारतीय अपना संविधान बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इन्होंने इस चुनौती को स्वीकार किया भारतीयों ने, और भारतीय नेताओं ने देखिए यहाँ पर चुनौती स्वीकारते हुए फरवरी 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन का आयोजन किया था। और इस सम्मेलन में इस आशय का प्रस्ताव पारित किया गया कि जिसमें एक ऐसा संविधान निर्माण की योजना थी जिसमें पूर्ण उत्तरदायी सरकार की व्यवस्था निहित है। ठीक है, 11 मई 1928 को दूसरे सर्वदलीय सम्मेलन में पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 7 सदस्यीय समिति बनाई गई, जिससे संविधान के सिद्धांतों को निर्धारित करना था। और इस समिति ने 28 अगस्त 1928 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, और इसे ही नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इस रिपोर्ट में औपनिवेशिक स्वराज, केंद्र में पूर्ण उत्तरदायी शासन, प्रांतीय स्वतंत्रता, मौलिक अधिकार जैसे विषय शामिल थे। पूर्ण स्वराज को तत्कालिक लक्ष्य के रूप में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के रूप में कांग्रेस के भीतर एक दबाव समूह का निर्माण किया था। देखिए, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य 1928 में लखनऊ में हुए सर्वदलीय सम्मेलन में नेहरू रिपोर्ट पर विचार हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रिपोर्ट को अस्वीकार कर दिया था, लेकिन कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डोमिनियन स्टेट की जगह पूर्ण स्वराज को कांग्रेस का लक्ष्य बनाने का आकांक्षा प्रस्तुत किया था। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट पर कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज और डोमिनियन स्टेट को लेकर के मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे गांधी जी ने हस्तक्षेप करके सुलझाया था। गांधी जी के प्रस्ताव के अनुसार सरकार को 1 वर्ष का समय दिया गया और चेतावनी दी गई कि यदि 1 वर्ष के भीतर नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित संवैधानिक योजना को स्वीकार कर डोमिनियन स्टेट प्रदान न किया गया तो कांग्रेस पूर्ण स्वराज से कम किसी भी प्रस्ताव पर समझौता नहीं करेगी। यहाँ पर देखिए जिन्ना फॉर्मूला। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा न दिए जाने के कारण मुसलमानों की 14 सूत्री मांगों का प्रपत्र जारी किया था, और इसे ही जिन्ना का 14 सूत्री फार्मूला कहा जाता है। देखिए, इस जो मांग थी इस फार्मूले में, इसमें मुख्य मांग क्या थी, तो मुसलमानों के लिए आपका पृथक निर्वाचन की सुविधा, केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडल में जो थे मंत्रिमंडलों में मुसलमानों के लिए 1/3 प्रतिनिधि, मुस्लिम बहुमत वाले प्रांत का पुनर्गठन, राज्य के सभी सेवाओं मुसलमानों के लिए पदों का आरक्षण। कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। कांग्रेस द्वारा ब्रिटिश सरकार को दी गई आपकी 1 वर्ष की समय सीमा जो डोमिनियन स्टेट की स्थापना के संदर्भ में दिया गया था, वो समाप्त हो जाने के पश्चात 31 दिसंबर 1929 को लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसकी अध्यक्षता किया था, इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। ठीक है, और इन्हीं की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस ने नेहरू रिपोर्ट को निरस्त घोषित कर दिया। इस अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्घोषणा की कि आज हमारा केवल एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य। मैं समाजवादी हूँ, गणतंत्रवादी हूँ, पूर्ण स्वतंत्रता ही भारत की जनता का लक्ष्य है। चलिए याद रखेंगे। उसके बाद देखिए सविनय अवज्ञा 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में जो है आपका कांग्रेस कार्यकारिणी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था। फरवरी 1930 में आपका साबरमती आश्रम में हुई कांग्रेस कार्यकारिणी की दूसरी बैठक में महात्मा गांधी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का दायित्व सौंपा गया था। और देखिए, आंदोलन प्रारंभ करने से पूर्व महात्मा गांधी जी थे इन्होंने वायसराय इरविन के समक्ष एक मांग प्रस्तुत किया था, परंतु वायसराय के द्वारा महात्मा गांधी की मांग को अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके परिणाम स्वरूप गांधी जी के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन का सूत्रपात किया गया था। और देखिए 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी जी ने ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह प्रारंभ करके सविनय अवज्ञा आंदोलन का पथ प्रशस्त किया। 12 मार्च 1930 को अपने 78 अनुयायियों के साथ इन्होंने जो है साबरमती आश्रम से डांडी मार्च स्टार्ट किया था। 24 दिन की लंबी यात्रा के पश्चात ये 6 अप्रैल 1930 को जो है डांडी पहुंचते हैं और वहां पर सांकेतिक रूप से नमक तोड़ते हैं, नमक बना करके, ठीक है ना। और यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन स्टार्ट होता है। गांधी जी डांडी आए, सभी पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, ठीक है ना। देखिए तमिलनाडु में जो है सी राजगोपालाचारी और मालाबार में वाइकम सत्याग्रह के नेता के केलकड़ जो है इन्होंने नमक आंदोलन की शुरुआत किया था। पश्चिमोत्तर प्रांत में जो है आपके खान अब्दुल गफ्फार खान थे, इन्हीं के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित हुआ था। और उसके द्वारा उनके द्वारा जो गठित था आपका खुदाई खिदमतगार लाल कुर्ती
संगठन ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ब्रिटिश सरकार के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन को उत्पीड़नकारी तरीकों से कुचलने का प्रयास किया गया था। जून 1930 में कांग्रेस और उसके संबद्ध सभी संगठन गैर कानूनी घोषित कर दिए गए थे। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। नमक कानून के उल्लंघन पर गांधी जी को भी आपको गिरफ्तार करके यरवड़ा जेल रखा गया था। तत्पश्चात आंदोलन का नेतृत्व अब्बास तैयब जी के हाथों में आया था। और देखिए, बेब मिलर एक अमेरिकी पत्रकार थे जिसने गांधी जी के जो डांडी मार्च था उस समय साबरमती आश्रम में इनको गांधी जी ने ठहराया था। सुभाष चंद्र बोस ने नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन के एल्बा से पेरिस यात्रा से किया है। ठीक है ना। चलिए अब देखिए, ये गोलमेज सम्मेलन आता है। पहला गोलमेज सम्मेलन 1930 में हुआ था, याद रखिएगा। दूसरा हुआ था 1931 में और तीसरा हुआ था 1932 में। 3 गोलमेज सम्मेलन है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हैं। पहला गोलमेज सम्मेलन जो है ये 12 नवंबर 1930 से 13 जनवरी 1931 के बाद लंदन में आयोजित हुआ था। और यह ऐसी वार्ता थी जिसमें ब्रिटिश शासकों द्वारा भारतीयों को बराबर का दर्जा प्रदान किया गया था। इस गोलमेज सम्मेलन में 89 मेंबर्स ने 13 ब्रिटिश राजनीतिक दलों के शेष 76 भारतीय, जिसमें आपको उदारवादी दल, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, दलित, व्यापारी वर्ग, ये सब थे। कांग्रेस ने हिस्सा नहीं लिया था। ठीक है। इस सम्मेलन का उद्घाटन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम ने किया था और अध्यक्षता प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने किया था। सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले प्रमुख नेता तेज बहादुर शाहपुर थे, मोहम्मद अली, मोहम्मद शफी, आगा खां, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिना, होमी मोदी, M.R. जयकर। ये नाम आप याद रखिएगा, तेज बहादुर शाहपुर, M.R. जयकर, मुंजे, बाबा साहब अम्बेडकर, इन्होंने तीनों में भाग लिया था। ठीक है ना। सुंदर सिंह मजीठिया भी थे। गांधी इरविन समझौता ये 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है ना। एक समझौता हुआ था महात्मा गांधी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच, और इसी को गांधी इरविन समझौता के नाम से जाना जाता है। इस समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस ने अपनी तरफ से सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने की घोषणा किया था और गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हुए। गांधी इरविन समझौते को दिल्ली समझौता भी कहा जाता है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन मैंने बताया था 1931 में हुआ था और इस सम्मेलन में कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में गांधी जी ने हिस्सा लिया था। ठीक है। यह सम्मेलन सांप्रदायिक समस्या पर विवाद के कारण पूरी तरह से असफल रहा था। फलस्वरूप गांधी जी ने आपके इस सम्मेलन में 1931 को समाप्त घोषित कर दिया गया था और गांधी जी रिटर्न आए थे, निराश होकर के वापस आए थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं, निराश गांधी जी वापस बम्बई आ गए। भारत आकर के उन्होंने वायसराय वेलिंगटन से मिलना चाहा, परंतु वायसराय ने मिलने से इनको इनकार कर दिया और विवश होकर के गांधी जी ने पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ होते ही सरकारी दमन चक्र तेज हो गई। गांधी जी SS राजपुताना जहाज से लंदन पहुंचे थे और वहां किंगस्ले हॉल में ठहरे थे। और इसी समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत यानी कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा कर दिया था, जिससे कि आंदोलन में एक नया मोड़ आ गया था। गांधी जी के अलावा सरोजनी नायडू, मदन मोहन मालवीय जी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। सांप्रदायिक पंचायत दरअसल देखिए, यहाँ 16 अगस्त 1932 को विभिन्न संप्रदाय को प्रतिनिधित्व के विषय पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने एक पंचायत, जिसे कम्युनल अवार्ड कहा गया, जारी किया गया था। और इस पंचायत में पृथक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए जारी रखा गया था, अपितु इसे दलित वर्ग उन पर लागू किया गया था। इसके अंतर्गत मुसलमानों, ईसाइयों, सिखों, आंग्ल भारतीयों और अन्य के लिए पृथक निर्वाचन पद्धति की सुविधा प्रदान किया गया था। दलित वर्ग को पृथक निर्वाचन मंडल की सुविधा दिए जाने के विरोध में महात्मा गांधी जी ने जेल में ही 20 सितंबर 1932 को आमरण अनशन प्रारंभ किया था। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन और राजगोपालाचारी के प्रयत्नों से 5 दिन के उपरांत 26 सितंबर 1932, याद रखिएगा, गांधी जी और बाबा साहब अम्बेडकर के मध्य पुनः समझौता हुआ। 26 सितंबर 1932 को पुनः समझौता के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचन व्यवस्था समाप्त हो गई और इस समझौते के अंतर्गत दलितों के लिए सीट बढ़ाकर के 71 से 148 कर दिया गया। तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, याद रखिएगा फ्रेंड्स। और देखिए, यह 17 नवंबर से 24 दिसंबर 1932 तक आयोजित हुआ था और इसमें लंदन में हुआ था। मात्र 46 प्रतिनिधियों की भागीदारी से यह संपन्न हुआ था और कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अंतिम रूप दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय थे और यह तीनों अलग भारतीय प्रतिनिधि थे, अलग अलग सम्मेलन नहीं थे। ठीक है ना। अपितु एक ही सम्मेलन की अवस्था थी जो 3 सत्रों में संपन्न हुई थी, पहला, दूसरा और तीसरा। चलिए, उसके बाद देखिएगा कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन अप्रैल 1936 में लखनऊ में हुआ था और इसके अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे और इसके महासचिव NG रंगा थे।
ठीक है, अगस्त प्रस्ताव के बारे में जानिए। देखिए, अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 दूसरा विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाता है। उसका प्रारंभ होने पर कांग्रेस ने युद्ध में समर्थन के बदले भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किए जाने का प्रस्ताव रखा। और देखिए, मार्च 1940 को कांग्रेस ने अपने रायगढ़ बिहार में आयोजित आपका वार्षिक अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया। रामगढ़ था ना शायद, ये रामगढ़, ठीक है ना। वहां पर स्पष्ट किया कि यदि केंद्र ने एक अंतिम राष्ट्रीय सरकार गठित कर दे तो कांग्रेस द्वितीय विश्व युद्ध में सरकार का सहयोग कर सकती है। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव के उत्तर में वायसराय लॉर्ड लिथगो ने 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इस प्रस्ताव में डोमिनियन स्टेट, युद्ध की समाप्ति के उपरांत एक प्रतिनिधि मूलक संविधान निर्मात्री सभा का गठन, वायसराय की कार्यकारिणी में अतिशीघ्र भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि, एक युद्ध सलाहकार परिषद का गठन आदि वार्ता इसमें निहित थी। चलिए अब देखिएगा फ्रेंड्स, ये आपका पृथक पाकिस्तान की मांग है 1933 से 1935, ठीक है ना। इसके बीच कैम्ब्रिज में पढ़ने वाले चौधरी रहमत अली नामक एक मुस्लिम छात्र थे। इन्होंने एक पर्चा जारी करा और उस पर जो है पृथक पाकिस्तान की परिकल्पना को इन्होंने जन्म दिया। 22 से 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में पहली बार पृथक पाकिस्तान राज्य के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया गया था और इस प्रस्ताव में पाकिस्तान शब्द का उल्लेख नहीं था। इस चीज को याद रखेंगे। पृथक पाकिस्तान की मांग को लेकर के पहली बार मान्यता 1942 ईस्वी में क्रिप्स प्रस्ताव में सन्निहित थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था और इस अधिवेशन में भारत से अलग मुस्लिम राज्य पाकिस्तान की मांग किया था। इस मांग को फजलुल हक ने प्रस्तुत किया था, ठीक है ना, फजलुल हक ने, और खलीजुम्मा, यहाँ पर देखिए खलीकुज्मा ने इसका अनुमोदन किया था। मोहम्मद इकबाल को मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र के विचार का प्रवर्तक माना जाता है। क्रिप्स प्रस्ताव 1942, ठीक है ना, दूसरा विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट, ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री यार, ठीक है, और चीनी राष्ट्रपति चियांग काई शेक ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल पर दबाव डाला कि वह भारतीयों का युद्ध में सहयोग प्राप्त करें। इसके लिए उन्होंने उनकी आकांक्षाओं का अनुकूल विचार विमर्श करे। परिणाम क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के राजनीतिक और वैधानिक गतिविधि को दूर करने के लिए स्टैफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में मिशन भारत भेजा था और इसी को क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। 22 मार्च 1942 को भारत पहुंच करके सभी दलों से भेंट करने के पश्चात कुछ प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए थे, जैसा औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, संविधान का गठन, प्रांतों का पृथक संविधान बनाने का अधिकार, ये सब, ठीक है। और देखिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने क्रिप्स प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया था। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह ये आपको गांधी जी ने आपको स्टार्ट किया था, ठीक है, 17 अक्टूबर 1940 को। याद रखेंगे, महाराष्ट्र में पवनार से प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू और तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त। तीसरे सत्याग्रही का नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में ये शुरू होता है अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। देखिए, अगस्त प्रस्ताव और कांग्रेस की जो आपकी क्रिप्स मिशन थी, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद तथा कांग्रेस द्वारा शुरू किए गए आंदोलनों के दौरान राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की मांग को अस्वीकार कर जाने पर कांग्रेस ने बम्बई अधिवेशन में 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित किया था। गांधी जी ने बम्बई के ग्वालियर टैंक के मैदान से लोगों को करो या मरो का नारा दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ होते ही गांधी जी और अन्य जितने भी कांग्रेस के शीर्ष नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया गया था। पूछा जाता है कि ऑपरेशन जीरो आवर संबंधित है तो भारत छोड़ो आंदोलन से। गांधी जी, कस्तूरबा गांधी, सरोजनी नायडू को गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया था। राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में रखा गया था। जयप्रकाश नारायण को कहाँ पर रखा गया था? हजारीबाग जेल में, ठीक है। मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में, जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, ठीक है। आंदोलन के प्रति ब्रिटिश सरकार की दमनात्मक नीति के विरुद्ध गांधी जी ने आगा खां पैलेस में 10 फरवरी 1943 को 21 दिन उपवास की घोषणा किया था। गांधी जी को ब्रिटिश सरकार ने उनके खराब स्वास्थ्य के कारण 1944 में जो है जेल से रिहा कर दिया था। मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया लेकिन तटस्थता का रुख अपनाया था। कम्युनिस्ट नेताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन का बहिष्कार किया था। गांधी जी ने जेल से छूटने के बाद रचनात्मक कार्यों का सहारा लेकर के पुनः सक्रियता दिखाई। संघर्ष की संभावना से भयभीत होकर की सरकार ने बेबल योजना प्रस्तुत किया था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव आलेख स्वयं महात्मा गांधी जी ने नेहरू और आज़ाद के सहयोग से, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के सहयोग से बनाया था। नेहरू जी ने प्रस्ताव को पेश किया था और वल्लभ भाई पटेल जी ने इसका समर्थन किया था। हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब और मुस्लिम लीग ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था।
भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई से नियमित रेडियो प्रसारण राम मनोहर लोहिया ने किया था, जबकि उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन दल की महत्वपूर्ण सदस्य थी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लुई फिशर महात्मा गांधी की जीवनीकार महात्मा गांधी जी के साथ था। अरुणा असफ अली, उषा मेहता, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया इत्यादि की गिरफ्तारी के बाद भूमिगत रह करके 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है ना, इन्होंने याद रखिएगा। अरुणा असफ अली 1942 में 3 स्थान बलिया, मिदनापुर और सतारा में समानांतर सरकार की स्थापना हुई थी। वीवीआई है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उषा मेहता ने खुफिया रेडियो का संचालन किया था, यह भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिएगा बेबल योजना। आपका यहाँ पर देखिए 1943 अक्टूबर में लॉर्ड लिथगो के स्थान पर लॉर्ड बेबल भारत आया था वायसराय बन करके, और इसने ब्रिटिश सरकार से परामर्श के पश्चात भारतीय समस्या को दूर करने के लिए 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। शिमला सम्मेलन में लॉर्ड बेबल के द्वारा भारतीय समस्या का नवीन हल प्रस्तुत किया गया, जिसे बेबल योजना के नाम से जाना जाता है। बेबल योजना में कहा गया था कि वायसराय एवं प्रधान सेनापति के अतिरिक्त वायसराय की परिषद के सभी सदस्य भारतीय होंगे। 3 दिन तक चलने वाले इस सम्मेलन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग में विवाद हो जाने के कारण इसे समाप्त घोषित करना पड़ा था। मोहम्मद अली जिन्ना का मत था कि वायसराय की कार्यकारिणी में सभी मुस्लिम सदस्य मुस्लिम लीग से ही चुने जाएं, जिसे बेबल ने अस्वीकार कर दिया था। ठीक है ना, अस्वीकार कर दिया था। आज़ाद हिंद सरकार, इंडियन नेशनल आर्मी। अब देखिए यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के गठन का विचार सबसे पहले मोहन सिंह के मन में आया था। आज़ाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन जो है 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा गठित हुआ था, जो फेल हो गया था, असफल हो गया था। फिर आज़ाद हिंद फौज का सफलतापूर्वक स्थापना रासबिहारी बोस जी ने किया था। ठीक है ना। चलिए उसके बाद देखिए द फ्री इंडिया सेंटर का गठन सुभाष चंद्र बोस ने जर्मनी में किया था। द फ्री इंडिया लीजन नामक सेना का गठन भी इन्होंने ही किया था। ठीक है। चलो उसके बाद देखिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में भारत की अस्थायी सरकार का गठन किया था, जिसका जर्मनी और जापान ने समर्थन किया था। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति बने थे, आज़ाद हिंद फौज के। ठीक है ना। और आज़ाद हिंद फौज के 3 ब्रिगेड था, याद रखिएगा, सुभाष, गांधी और नेहरू ब्रिगेड। ठीक है ना। महिलाओं के ब्रिगेड का नाम था रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट। और आज़ाद हिंद फौज का झंडा तिरंगे की भांति, जिस पर दहाड़ते शेर का चिन्ह था। 8 नवंबर 1943 को जापान के अंडमान और निकोबार को सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया था, और उन्होंने इसका नाम शहीद द्वीप, अंडमान का नाम शहीद द्वीप और निकोबार का नाम स्वराज द्वीप रखा था। ठीक है, ये पूछा जाता है। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार अधिकारी पीके सहगल, कर्नल गुरदयाल ढिल्लन और मेजर शहनवाज हुसैन, ये 3 नाम इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। इन पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया था 1945 में, लाल किले में चलाया गया था, इसीलिए इसको लाल किला मुकदमा के नाम से भी जाना जाता है। और आज़ाद हिंद फौज के ये जो आपके अभियुक्त थे, इनकी तरफ से तेज बहादुर सापरू, भोलाबाई देसाई, भोलाबाई देसाई के नेतृत्व में ये आपका इनका केस लड़ा गया था। और इसमें भोलाबाई देसाई के नेतृत्व में तेज बहादुर सापरू थे, केन काटजू थे, जवाहरलाल नेहरू थे, अरुणा असफ अली भी थी, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखिए इन्होंने पैरवी किया था। कराची में 20 फरवरी 1946 को वायुसेना ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया, जो बम्बई, लाहौर और दिल्ली में भी फैल गया था। नौसेना ने 19 फरवरी 1946 को बम्बई में INS तलवार नामक जहाज के नौसैनिकों के द्वारा अंग्रेज सरकार के विरुद्ध हड़ताल किया गया। 25 फरवरी 1946 को नौसेना विद्रोहियों ने सरदार पटेल के दबाव में आकर के समर्पण किया था। सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर 1923 में बने थे। सुभाष चंद्र बोस ने एंटी कॉम्प्रोमाइज कॉन्फ्रेंस का आयोजन मार्च 1946 में किया था। ठीक है ना। रासबिहारी बोस ने जापान में इंडियन क्लब की स्थापना किया था। और जनवरी 1944 में रंगून में, वर्मा में, म्यांमार में INA का हेडक्वार्टर लाया गया था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी की स्थापना बंगाल में सुरेशेन ने किया था। कैबिनेट मिशन देखिए फ्रेंड्स, जनवरी 1946 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारतीय नेताओं से औपचारिक विचार विमर्श करने हेतु एक आपका संसदीय दल कैबिनेट मिशन भारत भेजने का निश्चय किया था। कैबिनेट मिशन जो था ये दिल्ली आया था 24 मार्च 1946 को, और इस शिष्टमंडल के सदस्य थे स्टेफोर्ड क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस और AB अलेक्जेंडर। ठीक है, नाम याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन आयोजित किया था, जिसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग के 3 सदस्य सम्मिलित हुए थे, और यह सम्मेलन 5 मई 1946 से 11 मई 1946 तक चला था। सम्मेलन में सर्वसम्मति निर्णय न हो पाने की स्थिति में कैबिनेट मिशन ने 16 मई 1946 को अपने प्रस्ताव की घोषणा किया था,
और कैबिनेट मिशन की योजना के प्रस्ताव में प्रांतों का विभाजन मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए किया गया था, जिससे यह मुस्लिम बहुल प्रांतों में पूर्ण स्वायत्तता का उपभोग करने के लिए पाकिस्तान का जो है आपका सत्व प्राप्त हो सके। मुस्लिम लीग ने 16 अगस्त 1946 को सीधी यानी कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया था। उस समय बंगाल में मुस्लिम लीग का सरकार था, जिसे मुख्यमंत्री कौन थे? शहीद सोहरावर्दी थे। एटली घोषणा पत्र, ठीक है, याद रखेंगे फ्रेंड्स। देखिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने हाउस ऑफ कॉमन्स में, देखिए हाउस ऑफ कॉमन्स में 20 फरवरी 1947 को एक ऐतिहासिक घोषणा करते हुए कहा कि अंग्रेज जून 1948 में पहले ही उत्तरदायी लोगों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपरांत भारत छोड़ देंगे। उसके बाद देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इटली की इस घोषणा का स्वागत करते हुए इसे एक बुद्धिमत्तापूर्ण और साहसिक निर्णय बताया था। अब देखिए आपका लॉर्ड माउंटबेटन योजना था और स्वतंत्रता प्राप्ति। माउंटबेटन योजना के तहत भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था। देखिए 22 मार्च 1947 को भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया था। और देखिए 3 जून 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन के द्वारा एक योजना की घोषणा किया गया था, जिसे माउंटबेटन योजना कहा जाता है। और माउंटबेटन योजना मूलतः भारत विभाजन की योजना थी। इसमें उस प्रक्रिया का उल्लेख था जिसके अंतर्गत अंग्रेजों के द्वारा भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित की जानी थी और मुस्लिम बहुल प्रांतों को यह चुनना था कि वह भारत में रहेंगे या प्रस्तावित राज्य पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएंगे। माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव को गोविंद वल्लभ पंत ने स्वीकार किया था तथा अबुल कलाम आज़ाद ने समर्थन किया था, जो बंटवारे के विरोध कर रहे थे। प्रस्ताव के विरोध में चौथराम मिंडवानी, डॉक्टर किचलू, पुरुषोत्तम दास टंडन और मौलाना हफीजुर रहमान थे, ठीक है ना। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने 12 जून 1947 को, कांग्रेस महासमिति ने 15 जून 1947 को दिल्ली में बैठक में माउंटबेटन योजना की पुष्टि कर दी। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया और इस अधिनियम द्वारा 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हुआ और 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि के समय भारत स्वतंत्र हो गया। उसके बाद देखिए 14 अगस्त 1947 को मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे। मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है ना। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया और पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्वतंत्र भारत का प्रधानमंत्री। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज षष्ठम था और आपका जो भारत में अंतिम सम्राट और कॉमनवेल्थ राष्ट्रमंडल का प्रथम प्रधान था। तो फ्रेंड्स देखिए 1947 तक, ठीक है ना, 1885 से 1947 तक, यानी कि जो आपका भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण था। सारे महत्वपूर्ण पॉइंट्स को मैंने कवर करा दिया। सेशन को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिएगा।